2021 में पाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 69% पाकिस्तानी हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल या अनरजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद में 185 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी LDA की हदूद में 300 से ज़ायद हाउसिंग स्कीमों हुकूमत के महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कराची की 40 सोसाइटीज को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। दिन ब दिन उभरती हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं। फिर भी ज़्यादातर पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट करते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? क्या ये इलीगल सोसाइटीज़ की वजह से है या फिर बढ़ते हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से? लेट्स ब्रेक इट डाउन। We would look at 4 different dimensions to decode how Pakistan's real estate industry has evolved. (1947) में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से आने वाले बहुत से माइग्रेंट्स ने कराची में पनाह ली। उस वक्त इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अंडर नॉर्थ कराची और लांडी कोरंगी जैसे सैटेलाइट टाउन्स बनाए गए। दूसरी तरफ 1950s में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए PECHS मुतारिफ हुई और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग अथॉरिटी वजूद में आई, जिसे आज DHA के नाम से जाना जाता है। यहाँ से रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केट हाउसिंग सोसाइटीज़ की शुरुआत हुई। Here is what a migrant from India told us about the situation at that time. जब हम पाकिस्तान आए तो कराची के अंदर भी बहुत बुरे हालात थे। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, कुछ कराची में थे, कुछ हैदराबाद में थे। एक तूफान आया हुआ था माइग्रेशन का और अपसेट का, तकरीबन आप समझिए हर चीज़ ऊपर नीचे हो गई थी। उसमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट होना शुरू हुआ। 1957 में कराची इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पाकिस्तान को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया। KDA के बाद बाकी शहरों में भी रियल एस्टेट की रेगुलेशन के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई। जहां हाउसिंग सेक्टर के लिए मुख्तलिफ प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे, वहीं पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट मुतारिफ हुआ। 1963 में कराची में हबीब ग्रुप ने हबीब बैंक प्लाजा की तामीर का आगाज़ किया। ये बिल्डिंग अगले 4 सालों तक एशिया और अगले 40 सालों तक पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत रही एंड इट स्टार्टेड द रेस फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान। 1967 में जब इस्लामाबाद को ऑफिशियली कैपिटल अनाउंस किया गया तो पंजाब के बड़े शहरों में भी रियल एस्टेट का रुझान बढ़ना शुरू हो गया, जिसमें सेठ आबिद जैसे कई पंजाब के रियल एस्टेट टाइकून्स सामने आए। जब इतना बड़ा कैपिटल मूव हो रहा है तो लाहौर शहर के हवाले से जो मैं कहूँगा पहला रियल एस्टेट का जो मूवर शेकर था अदर दैन पाक आर्मी सही DHA की शक्ल में, वो सेठ आबिद था। और सेठ आबिद साहब ने फिर लाहौर DHA फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 और 5 जो आप आज देखते हैं वो उन्होंने ज़मीनें ख़रीद के दी थी। उन्होंने रायवंड रोड पे प्रोजेक्ट्स बनाए, मुल्तान रोड पे प्रोजेक्ट्स बनाए। सो मच सो कि उनके फौत होने के बाद उनकी औलाद उनके सिर्फ अगर एसेट्स बेचती रहे ना और खाती रहे, मलिक रियाज कुछ भी नहीं। लाइक मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ, इन टर्म्स ऑफ पावर सेठ आबिद था। Due to immense economic strain caused by wars with India and the separation of East Pakistan, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मज़ीद तरक्की ना हो सकी। 1979 में सोवियत अफगान वॉर के दौरान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एड और इन्वेस्टमेंट आई और पाकिस्तान ने 1980 से ऑनवर्ड्स रियल एस्टेट का बूम देखा। रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन विटनेस्ड के इस बूम के पीछे क्या रीजंस थे? और रियल एस्टेट वाज बूमिंग एट दैट टाइम। अफगान वॉर लगी हुई थी और पाकिस्तान को इंतहा का अमेरिकन डॉलर आ रहा था। दूसरी बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में पासपोर्ट्स बनाए और लेबर चलेगी दुबई और सऊदी अरेबिया, तो पैसा आने लग पड़ा पाकिस्तान में। वो पैसा रियल एस्टेट में जाने लग पड़ा और जो वो 10 years ज़ियाउल हक के फाइनेंशियली वाज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान बिकॉज अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। वो भी चीज़ प्रॉपर्टी में जा रहा था एंड दैट इज़ व्हाई आई वेंट इनटू रियल एस्टेट। लेकिन 1989 में अफगान वॉर के ख़ात्मे के साथ और हर कुछ साल बाद बदलती हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर फिर से गिर गया और 2001 तक मुकम्मल तौर पर ना उभर सका। – 2001 में प्राइवेट रियल एस्टेट इंडस्ट्री सॉ बूम इन इट्स ग्रोथ। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च हुई, जिसमें रियल एस्टेट डीलर्स, बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक अहम कैरेक्टर बने।
Here is what Sheikh Shujaullah Khan, the COO of Ittihad Town, had to say about how these dealers played such a role. प्लॉट लैंड खरीदी, वो प्राइवेट बंदा है, उससे आपने खरीद के अपने नाम पे ओनरशिप पे लिया, या मैंने और आपने जेवी कर ली कि लैंड आपके पास ऑलरेडी थी. ठीक है. मैं कहता हूँ यार मैं आपके साथ जेवी करता हूँ, जो प्रॉफिट होगा 50-50 होगा. मैं आपके डॉक्यूमेंट्स उठाता हूँ ओनरशिप के, मैं अपनी एक्सपर्टीज लगा के LDA में या किसी भी अथॉरिटी के पास जाता हूँ कि जी ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, लैंड इसकी ओनरशिप में, मैं अब इसके बाद जितने भी वासा, टीपा, रोड, सारे अप्रूवल्स आपको लेके दूंगा. 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के बाद से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2015 तक अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से रिबाउंड किया और अगले 8-9 सालों के माइलस्टोन्स भी तोड़ दिए. रियल एस्टेट ने न सिर्फ पाकिस्तान की लैंडस्केप को तब्दील किया, in fact it also became substantial in the growth of 50+ other industries. Let's hear कि रियल एस्टेट कैसे पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है. 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स का मतलब है $4 ट्रिलियन की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 25 years. And that also makes a very good case for the industrial growth, क्योंकि उस हाउसिंग को डेवलप करने के लिए, हाउसिंग को प्रोवाइड करने के लिए आपको जो 2 करोड़ यूनिट्स बनाने हैं, आपको $800 बिलियन का बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं. उसकी जो जॉब क्रिएशन होती है कंस्ट्रक्शन के थ्रू और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू, वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की जॉब क्रिएशन होती है. और फिर उस हाउसिंग के इर्द गिर्द जो कमर्शियल एक्टिविटी आती है, भी टूरिज्म है या बाकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी आती है, उसके अंदर जो जॉब क्रिएशन होती है, दिस सेक्टर अलोन हैज़ द पोटेंशियल कि पाकिस्तान दुनिया का तेज़ तरीन तरक्की करने वाला मुल्क बन जाए अगले 10 से 15 साल. However, रियल एस्टेट सेक्टर में तरक्की के साथ बहुत सी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और स्कीम्स पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हुई. अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद में देखें, इट इज़ डिवाइडेड इन 5 जोन्स और यहाँ एक सोसाइटी को लीगल स्टेटस के लिए CDA से लेआउट प्लान की अप्रूवल के साथ साथ मुख्तलिफ NOCs लेने पड़ते हैं. लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इस्लामाबाद में 64 लीगल और 140 इलीगल सोसाइटीज़ हैं. मीनवाइल इन जोन 3 ऑफ द कैपिटल, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इसमें भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं. 64 लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में से भी सिर्फ 22 सोसाइटीज़ के पास NOCs हैं, मेकिंग ओनली 10% लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ इन इस्लामाबाद. और इन इलीगल सोसाइटीज़ की वजह से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को डिक्लाइन देखना पड़ रहा है. इसी तरह अगर हम हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें तो 65% ऑफ सच बिल्डिंग्स डू नॉट हैव क्लियरेंस फ्रॉम CDA. अराउंड 65% ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं दे डोंट हैव क्लियरेंस, और उसमें ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि वो काफ़ी हद तक सेल भी हो चुकी हुई है. इट्स प्रीटी मच सिमिलर व्हाट्स गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल. अगर बाकी शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का डेटा देखें तो वहाँ भी हमें सिमिलर ट्रेंड्स नज़र आते हैं. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बढ़ती हुई प्राइसेस और इलीगल सोसाइटीज़ की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट 2024 से एक बार फिर डाउन ट्रेंड देख रही है. बहुत सी रिपोर्ट्स में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को इलीगल रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन लेते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आज भी ये सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स उसी तरह मौजूद हैं. इनके ऑपरेशंस के पीछे मुख्तलिफ रीजंस माने जाते हैं. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, करप्शन, एस्टैब्लिशमेंट रन प्रोजेक्ट्स और मैनेजमेंट की कमी इनमें से चंद हैं. पाकिस्तान में अगर आप देखिए, जो भी बंदा आपको नज़र आएगा सियासत के उफ़क़ पर या इस्टेब्लिशमेंट के उफ़क़ पर, उनके मलिक रियाज हुसैन से बड़े करीबी ताल्लुकात आपको नज़र आएंगे. जहाँ रियल एस्टेट कंपनीज़ में कुछ खामियां हैं, वहीं गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स ने मज़ीद इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया. प्रॉपर्टी के लेन देन में मुश्किलात और हैवी टैक्सेस की वजह से सीरियस बायर्स और सेलर्स भी पीछे हट गए हैं. इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा ज़्यादा है, लोगों को पता है कि ये अप्रूवल पे टाइम लगेगा. लोग क्या करते हैं, एडवांस में उन्होंने फिक्स कर लेते हैं कि जी मैं हर महीने आपको दूंगा, मेरी अप्रूवल की प्रोसेस भी चल रहा है, मैं खर्चा भी दे दूंगा. उससे क्या होता है कि उनको भी लगता है कि यार ठीक है दिहाड़ी चल रही है तो चला ही जाओ, उस साल भी अप्रूवल ना दें, 1.5 साल उनकी एक दिहाड़ी चल रही है. अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम बिल्ड ही नहीं हो सका कि 1 विंडो सोल्यूशन हो, डॉक्यूमेंट जमा हो, 40 डेज़ में अप्रूवल आए, आपके प्लॉट्स के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी पेपर मिले, सिक्योरिटी पेपर आप बेच सकते हैं और उसको एडवर्टाइज करते हैं हर जगह पे कि ये पेपर अगर नहीं है तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन है और ये डेवलपर इलीगल है. नंबर 1. नंबर 2, आप क्रैक डाउन कर दें, एटलीस्ट इतना तो कर दें कि आपके NOC के बगैर कोई बोर्ड ना लगा सके.
स्टेट ओन से लेकर प्राइवेटाइज्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के बूम तक पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक दिलचस्प तारीख है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़, क्या पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन चैलेंजेस के दरमियान दोबारा रिवाइव कर सकती है?